हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था। और ये जो टॉपिक है ये हमारा यूजी सेम 6 और पीजी सेम 4 दोनों में ही है, तो ये दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और जनसंख्या का लगभग 68% भाग कृषि पर निर्भर करती है, परंतु आज भी यहाँ की खेती बहुत पिछड़ी अवस्था में है। आरंभ में कृषि जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती थी, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग की स्थापना से व्यापारिक फसलों का महत्व बढ़ा और शहरों के विकास और वहां पर जनसंख्या में वृद्धि से खाद्यान्नों के विपणन का महत्व अधिक हो गया। कृषक अपने अतिरिक्त उत्पादन का कई प्रकार से विक्रय कर सकते हैं। पहला तरीका है गांव के महाजन एवं व्यापारी के हाथों बेच सकते हैं। दूसरा है किसान अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को साप्ताहिक या अर्ध साप्ताहिक ग्राम बाजारों में, जिन्हें हाट कहते हैं, वहां बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक उत्सवों, ग्रामीण मेलों इत्यादि में अपना उत्पादन और पशु बेचते हैं। कृषि विपणन की तीसरी प्रणाली में मंडियों में क्रय विक्रय किया जाता है। मंडियों में दलालों द्वारा किसान अपनी फसल को आड़तियों को बेचते हैं। ये आड़तिये जो थोक व्यापारी होते हैं वे फुटकर विक्रेताओं यानी कि रिटेलर्स को बेचते हैं। इस प्रकार भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था की गई है। कृषि वस्तुओं का उचित प्रकार से विपणन किसान के हित में होते हैं, क्योंकि इससे औद्योगिक विकास पर अनुकूल असर पड़ता है। उचित मूल्य मिलने पर किसान उत्पादन में वृद्धि करके विपणन आधिक्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके द्वारा जनसंख्या को खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी होगी तथा विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति में भी वृद्धि होगी। दूसरी ओर किसान की आय में वृद्धि से उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अधिक मात्रा में बिक्री बढ़ेगी। अतः कृषि वस्तुओं की विपणन व्यवस्था में सुधार से आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। परंतु यातायात संबंधित कठिनाइयों, मंडियों के दलालों और आड़तियों के कष्टपूर्ण व्यवहार इत्यादि से आशंकित होकर छोटे किसान मंडी में अपना माल लाने में संकोच करते हैं। इसलिए सरकार कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली की कार्यकुशलता का स्तर ऊंचा करने तथा किसानों को मध्यस्थों के कष्टपूर्ण व्यवहार से बचाकर उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी विपणन पर जोर दिया है। सहकारी विपणन समिति अपने सदस्यों से उत्पादन इकट्ठा करके उसे सामूहिक रूप से मंडी में बेचती है। इससे सदस्यों की सौदा शक्ति बढ़ती है और वे अपने उत्पादन की बेहतर कीमत प्राप्त करने में सफल होते हैं। गन्ने की विपणन व्यवस्था अन्य वस्तुओं की विपणन व्यवस्था से भिन्न है। राज्य द्वारा प्रति वर्ष गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है और मिलों को इसी निर्धारित मूल्य पर गन्ना मिलता है, जिससे किसानों को उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब हम वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था के दोष को जानेंगे। डिफेक्ट्स इन द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। भारत में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम कई प्रकार से संतोषजनक नहीं है, जिससे किसानों को अपने माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। विपणन व्यवस्था के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1 है दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के रखरखाव का उचित प्रबंध नहीं हो पाता है। फलतः 1.5% उपज सड़ गलकर तथा चूहे एवं कीटाणुओं द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। मंडियों में भी कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक ढंग से संग्रह करने की उचित व्यवस्था नहीं होती है, जिससे किसान अपने उपज का उचित मूल्य नहीं ले पाते हैं। लेकिन केंद्रीय गोदाम निगम तथा राज्य गोदाम निगमों की स्थापना से इस स्थिति में सुधार हुआ है। पॉइंट 2 है अल्प विकसित परिवहन व्यवस्था।
भारत में आज भी परिवहन व्यवस्था असंतोषजनक है। कच्ची सड़कों पर वर्षा ऋतु में यातायात प्रायः बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसान अपने उपज को मंडी तक लाने में सफल नहीं होते हैं। विवश होकर गांव में ही बेचने को मजबूर हो जाते हैं। इससे उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। पॉइंट 3 है मध्यस्थों की बड़ी संख्या। भारत में विपणन व्यवस्था की समुचित तरीका नहीं है, जिससे मध्यस्थों द्वारा किसानों के उपज का 50% भाग कीमत बिचौलियों द्वारा ले लिया जाता है। DS सिंधु के एक अध्ययन के अनुसार किसानों को चावल की कीमत का 53%, सब्जियों की कीमत का 29.5% तथा फलों की कीमत का 46.5% ही प्राप्त हो पाता है। किसान अपने द्वारा उपजाए फसल का ग्रेडिंग नहीं कर पाते तथा सभी को एक ही दर पर बेच देते हैं, जिससे मध्यस्थों को अधिक मुनाफा हो जाता है। पॉइंट 4 है मूल्य संबंधित सूचना का अभाव। भारतीय किसान आज भी जागरूक नहीं हो पाए हैं, जिससे मंडियों में समय समय पर प्रचलित मूल्यों के विषय में सही सूचना प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए व्यापारी जो मूल्य उन्हें देता है वे स्वीकार कर लेते हैं। पॉइंट 5 है वित्त का अभाव। किसानों का आज भी एक बड़ा भाग गांव के साहूकारों, सेठों, महाजनों से ही वित्त प्राप्त करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे किसानों के लिए बैंक या सहकारी समितियों की प्रकृति ऋण देने की नहीं होती है। बैंकों एवं सहकारी समितियों से बड़े किसानों को ही लाभ मिला है। पॉइंट 6 है प्रतिकूल परिस्थितियों में विपणन। जमींदारी उन्मूलन से पहले सामान्यतः सभी किसानों को लगान के भुगतान के लिए उपज का एक बड़ा भाग फसल कटने के बाद तत्काल बेचना पड़ता था, परंतु जमींदारी प्रथा के समाप्ति के पश्चात बड़े एवं मध्य किसान अपने अनुकूल फसल के मूल्य ले पाने में सफल हो पाते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के पास उत्पादन बेचने के लिए प्रतीक्षा करने की सामर्थ्य नहीं होती है। अतः भारत की वर्तमान कृषि उपज की विपणन व्यवस्था के अंतर्गत बाजारों के नियंत्रण, आकाशवाणी द्वारा भावों के प्रसारण, यातायात व्यवस्था में सुधार इत्यादि द्वारा कमर्शियल ढंग से खेती करने वाले किसानों को तो लाभ हुआ है तथा वे अपने विपणन आधिक्य का उचित मूल्य पाने में सफल हुए हैं, परंतु इन सब का लाभ मध्यम श्रेणी के और छोटे किसानों को अपेक्षाकृत बहुत कम मिल पाया है। अब हम कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से सरकार द्वारा किए गए जो उपाय हैं उसके बारे में जानेंगे। Government's measure to improve the system of the marketing of agricultural product। भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के तहत नियंत्रित मंडियों की स्थापना, संग्रहण के लिए गोदामों का निर्माण, श्रेणी विभाजन की व्यवस्था, प्रमाणिक बाटों का प्रचलन, कृषि उपज में मूल्यों का आकाशवाणी से प्रतिदिन प्रसारण, यातायात सुविधाओं का विस्तार तथा कृषि उपज के मूल्यों में स्थिरता के प्रयास उल्लेखनीय है। इस व्यवस्था से किसानों को अपने उपज का उचित मूल्य मिल पाता है तथा कृषि वस्तुओं का निर्धारित मूल्य की जानकारी भी मिलती रहती है। विपणन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम में हमारा फर्स्ट पॉइंट है नियंत्रित मंडियों की स्थापना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। किसानों को दलालों से बचाने के उद्देश्य से नियंत्रित मंडियों की स्थापना की गई है। मंडियों में व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन होता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि, स्थानीय संस्था के प्रतिनिधि, आड़तिये, दलाल और किसान होते हैं। ये समितियां विपणन व्यवस्था सुधारने की दृष्टि से उपज में श्रेणी विभाजन, अनुचित कटौतियों पर प्रतिबंध, प्रमाणिक बाटों के प्रयोग को अनिवार्य तथा किसानों एवं व्यापारियों के बीच मतभेदों को दूर करने का प्रयास करती है। नियंत्रित मंडियों में दलालों और तौलने वालों को लाइसेंस लेना पड़ता है तथा गड़बड़ी करने पर इनके लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल पाता है। पॉइंट 2 है मानक बाट और नापतोल की अनिवार्यता, यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट। नियंत्रित मंडियों में किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य के साथ साथ मानक बाट एवं नापतोल का प्रयोग के लिए सरकार ने 1939 में मानक बाट तथा नापतोल अधिनियम पारित करके उसे लागू किया।
इन्हीं बाटों का प्रचलन नियंत्रित मंडियों के अंतर्गत होता है। 1958 में नाप तौल की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया और 1 अप्रैल 1962 से मीट्रिक बाटों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। पॉइंट 3 है श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से कृषिगत वस्तुओं का श्रेणी विभाजन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने 1937 में कृषि उत्पादन कानून पास किया, जिसके द्वारा विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय को अधिकार दिया गया कि वह स्वीकृत मानकों के आधार पर श्रेणी विभाजन तथा अंकन करने की अनुमति किसी भी संस्था को दे सकता है। इस समय केंद्रीय श्रेणी नियंत्रण प्रयोगशाला नागपुर में है। महत्वपूर्ण उत्पादों के सैंपल बाजारों से लिए जाते हैं और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का परीक्षण किया जाता है तथा विभिन्न श्रेणियों में उनका वर्गीकरण कर उनमें ए मार्क का मुहर भी लगाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़।